श्री शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार के थैंक मंच यू। पर। और मैं खुद बायो की स्टूडेंट रही हूँ बचपन से, मतलब हमें ये पढ़ाया गया शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, देयर आर परफेक्ट। 206 बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। लेकिन उसमें से अगर एक में भी दर्द हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो फिर आपका रुख कर सकते हैं। सॉरी, आप फिर से क्वेश्चन रिपीट कर। 206 हड्डियों में से एक में भी दिक्कत हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमको? देखिए, दिक्कत जाना तो मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रिवेंशन की, हाँ क्योंकि जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रिवेंशन। हेल्थ प्रिवेंशन इज बेटर देन बिल्कुल। हेल्थ। हम बात करते हैं क्यूरेटिव हेल्थ की, लेकिन हम प्रिवेंशन की बात नहीं करते। तो जब भी मेरी बात होती है, कभी भी ऐसा टॉक शो होता है, तो मैं हमेशा बात करता हूँ प्रिवेंशन की। हम क्यों ना अपने शरीर को मजबूत इतना बनाए कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें होती है रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आप एक्सीडेंट हो जाए, आपका गिर जाए, हड्डियां टूट जाएं, वो बात अलग है। तो बात लेकिन हड्डियों का भुरभुरापन, ऑस्टियोपोरोसिस जो बोलते हैं, जी, एक साइलेंट किलर है जो हमको पता नहीं चलता। हम हड्डियां इतनी भुरभुरी हो गई हैं कम एज में भी, मैं देखता हूँ, बिकॉज लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ पुअर डाइट, लैक ऑफ डाइट। हड्डियां इतनी भुरभुरी हो जाती हैं कि थोड़ा सा अगर मरीज बाथरूम में भी फिसल के गिर जाए कोई व्यक्ति, तो हड्डियां टूट जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है प्रॉपर एक्सरसाइज करना और प्रॉपर डाइट लेना। अच्छा, ये भी कहते हैं ना कि डायबिटिक मरीज़ की अगर हड्डी टूटती है तो उनको रिकवरी में ज़्यादा वक्त लगता है। डायबिटीज़ और हमारी हड्डियों की हेल्थ का क्या कनेक्शन है? जी, रीज़न वही है, डायबिटीज़ के मरीज का पुअर न्यूट्रिशन होता है, तो हड्डियाँ उसकी भुरभुरी हो जाती हैं। इट्स कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। जब जी, भी ऑस्टियोपोरोसिस बोन टूटती है, जिससे कि हम जीरियाट्रिक फ्रैक्चर या फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, तो उस कंडीशन में हड्डियों के जो सेल्स होती हैं, जो हड्डियों का पुनर्निर्माण करती हैं, वो भी पुअर होती हैं, इसलिए डेफिनेटली हीलिंग भी पुअर होती है। और आप बेहतरीन बात कर रहे हैं, आप सीधा प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर नौबत आ जाती है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की, कभी-कभी हम देखते हैं कि पेशेंट्स घबरा जाते हैं क्योंकि उसके बाद के स्टेप्स होते हैं इम्प्लांट्स को निकालना, और ये कभी-कभी इन्फेक्शन के भी काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको लेकर कैसे अवेयरनेस आप बताना चाहेंगे, अवेयर करना चाहेंगे जनता को? देखिए, कोई भी मरीज हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह कभी नहीं देता, मैं पर्सनली उसको। अगर कोशिश करते हैं कि अगर बहुत ही क्रिपल जॉइंट हो गए हैं, अगर कंप्लीट वॉर्न ऑफ हो गए हैं, घिस गए हैं, पैर मुड़ गए हैं, तभी मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह देता हूँ। जी। लेकिन उससे पहले जॉइंट प्रिवेंशन की बात करता हूँ मैं। हड्डियों को, अपने जोड़ों को, नेचुरल जोड़ों को कैसे बचाया जाए, और उसके बहुत सारे तरीके हैं। हम अलाइनमेंट करेक्ट करने की सर्जरीज करते हैं, जैसे कि HTO कहते हैं, हाई ऑस्टियोटोमी कहते हैं। हमारे पास कुछ रीजनरेटिव थेरेपी है, स्टेम सेल्स थेरेपी है, विस्को सप्लीमेंट्स हैं, और हमारी बॉडी के फैट में से कुछ स्टेम सेल्स निकाल के हम इंजेक्ट करते हैं मरीज के जॉइंट्स में, जिससे कि उसके जोड़ बच जाए। अगर उसके बाद भी अगर वो नतीजा ये निकलता है कि उसके जोड़ पूरे खराब हो गए हैं, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक मॉडर्न साइंस की सबसे सक्सेसफुल सर्जरी मानी जाती है। जब मरीज ऑपरेशन के सेम डे या नेक्स्ट डे चलने लगता है और उसकी लाइफ स्टाइल एकदम बदल जाती है, तो डेफिनेटली, और विद इवेंट ऑफ रोबोटिक एंड नेविगेशन, ये सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हो गई है और बहुत सेफ सर्जरी हो गई है। बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर सुशील, मेरा सवाल ये भी है क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। महिलाओं को ऐसा कहा जाता है या फिर कि 40 की उम्र के बाद वो लोग दूध को लेकर इंटॉलरेंट हो जाती है, लैक्टोज को लेकर इंटॉलरेंट हो जाती है, और यही वजह है कि कैल्शियम भी उनकी बॉडी में कम पहुँच पाता है। तो ऐसे में क्या 40 के बाद महिलाएं ज़्यादा प्रोन हो जाती है हड्डियों से जुड़ी बीमारियों को लेकर? जी, डेफिनेटली। फीमेल्स में दो चीज़ होती है, मैंने जो फेस किया, मैं जब डे टू डे एक्टिविटी में मैं देखता हूँ अपने पेशेंट्स को, लेक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है। और नेचर ने, भगवान ने फीमेल्स को बहुत केयरिंग बनाया है, जी। तो पहले उनका ध्यान देते हैं दूसरों के हाँ, परिवार के लोगों को, और वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है अपना ध्यान फैमिली में। एकदम अपना आखिरी में ध्यान रखती कभी है। नहीं दे जी। पाती, बिकॉज होल डे शी आर बिजी इन टेकिंग केयर ऑफ किड्स, अपने हस्बैंड की, घर की ध्यान देने में, तो वो अपनी प्रायोरिटी लास्ट हो जाती है। और सेकंड आयरनी फीमेल्स के साथ होती है कि जो मिनोपैज होता है, मिनोपैज के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, और ईस्ट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जी। जो कि बोन को रेगुलेशन से लेके, कार्डियक रेगुलेशन से लेके बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प करता है। जब वो हार्मोन का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, तो महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है। और पेरीमेनोपॉज़ल पीरियड में आप बहुत बार देखते होंगे कि चिड़चिड़ापन, हॉट फ्लैशेस, बहुत सारे जी। प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। लेकिन उन सब का एक ही बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, आप समय रहते एक्सरसाइज करें, डाइट आपको अपना ध्यान रखें, और नींद प्रॉपर लें। नींद भी बहुत नेग्लेक्टेड पार्ट होता है, जो हम ध्यान नहीं देते, हर कोई ध्यान नहीं देता, बट स्लीप
इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम 6 टू 7 आवर्स की स्लीप, क्योंकि सोते समय हम सोचते हैं सो के अपने समय खराब करें, लेकिन जब हम सोते हैं तो उस हाँ, समय हमारी बॉडी का, ब्रेन का रिपेयर होता है। वही तो तो सबसे रिपेयर प्रोडक्टिव प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप नींद को कभी नेग्लेक्ट ना करें, और प्रॉपर डाइट लेना, एक्सरसाइज, कुछ भी एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं कि हमको फैंसी जिम जाना है, आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने बॉडी वेट से एक्सरसाइज करते हैं। और सिर्फ चलना, और एक्सरसाइज की भी बात करूं तो सिर्फ कार्डियोवास्कुलर सफिशिएंट नहीं, आपको कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना भी ज़रूरी है। कुछ नहीं तो स्ट्रेंथ आप ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। कोर्स कोई भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आप रबर बैंड लेके, रेजिस्टेंस बैंड लेके उससे ट्रेनिंग करें, क्योंकि मसल और बोन, इट एक्ट एज अ वन यूनिट। आपकी अगर मसल स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली बोन स्ट्रांग हो जाएंगी। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सुशील, हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। ऐसे में आपने लाइफस्टाइल की बात की और लाइफस्टाइल के थ्रू ही प्रिवेंशन की भी बात की। अगर हम एक प्रॉपर डाइट ले भी रहे हैं, तब भी हमें लगता है कि हम वो इनफ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर नहीं डाल पा रहे, खासकर अगर कैल्शियम की बात की जाए तो कभी कभी बॉडी में विटामिन डी का लेवल भी कम हो जाता है। तो ऐसे में जो लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये एडिशनल सप्लीमेंट्स मेडिसिन के तौर पर लेते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कभी भी ओवररेटेड नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जब विटामिन, मैं बी12, ऑल्दो विटामिन डी की और बी12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है इंडियन बहुत पॉपुलेशन कॉमन है में। जी। रीज़न यही है कि मैं, सॉरी, इसमें थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा, हाँ क्योंकि जी। हमारा सन में, हमारे बॉडी में खुद से सन के एक्सपोजर से विटामिन डी सिंथेसिस करने की क्षमता होती है। लेकिन हम जिस समय की में 11 बजे से 2 बजे की धूप होती है, उस समय की अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारी बॉडी में पड़ती है, तभी विटामिन डी सिंथेसिस होती है। और अनफॉर्चुनेटली उस समय हर कोई ऑफिस में रहेगा या घर में रहेगा। दूसरा, हम ज़्यादातर अपने, हमारा अटायर होता है पूरा कवर्ड रहता है, तो उस जो अल्ट्रावायलेट वायलेट रेज होती है उस फ्रिक्वेंसी की, उसका पेनिट्रेशन बहुत कम होता है। हम अगर फुल अपने कपड़े कवर्ड पहने या कार के अंदर हमें धूप आ टैन रही होने की है, ज़्यादा चिंता होती हाँ, है। हमको टैन होने की ज़्यादा चिंता रहती है, तो हम कवर्ड रहते हैं, तो वो हमारे बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं हो पाती। और अगर जो वेजिटेरियन है स्पेशली, उसमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। सेम विटामिन बी12 के साथ भी होता है, लेकिन कई बार बी12 ओवररेटेड होता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, एक जैसे मंदिर में पुजारी के पास जाते हैं, एक प्रसाद देता है, तो एक डॉक्टर विटामिन की गोली ज़रूर दे देता है। अब हाँ, क्यों ओवररेटेड करता है मुझे पता नहीं। मल्टीविटामिन्स दे देते हैं, लीजिए एब्सोल्युटली। खाइए। तो बहुत सारे पेशेंट रिवर्स फॉर्म में आते हैं जिनको विटामिन बी की, बी12 की एक्सेस होती है, और वो भी एक हाँ, नुकसानदायक है। विटामिन डी का एक्सेस भी नुकसानदायक है। तो कभी भी मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं कोशिश ये करता हूँ, पहले मैं एस्टिमेट करा लूँ, उसका लैब टेस्ट करा लूँ, उसके बाद मैं प्रिस्क्राइब करूँ। अगर पेशेंट को विटामिन डी या बी की एक्सेस है और मैं फिर से उसको विटामिन बी12 या डी दे दूं, तो ऐसे में और उसका मैं नुकसान कर रहा हूं, क्योंकि विटामिन डी जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। वो हुँ। जनरली जो ए डी ई के जो होती है, विटामिन ए डी ई के, वो फैट सॉल्युबल होती है, उनका एक्सेस नुकसानदायक होता है, क्योंकि फैट में जमा होती है और शरीर से जल्दी नहीं निकल पाती। तो ऐसे केस में भी ऑलवेज डॉक्टर को चाहिए कि वो प्रॉपर पेशेंट की स्क्रीनिंग करें, उसके बाद मेडिकेशन दे। बिल्कुल। और मॉडर्न लाइफ़स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन की भी बात करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में काफ़ी ऐसे ऑप्शंस आ गए होंगे कि सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है, सर्जरी को टाला जा सकता है? किस सर्जरी को? आह, हड्डियों से रिलेटेड सर्जरी नहीं, को? हाँ, सर्जरी को भी मैंने बात की। अगर आपकी बोन स्वस्थ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जी। जोड़ों के घिसने की दर कम हो जाएगी आपकी। जो आपकी जो फ्रैक्चर हो रहा है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, वो फ्रैक्चर आपका कम हो जाएगा। बोन स्ट्रांग है, आप थोड़ा गिर भी जाते हैं, इम्पैक्ट होता है, तो आपके फ्रैक्चर नहीं होगा। तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपको स्वस्थ रखने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपने लिए आंसरेबल हैं। सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखें, उसके बाद अपने दूसरे लोगों का ध्यान करें, लेकिन आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को स्वस्थ रखना। और ये फिजियोथेरेपी का आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि लोगों की हड्डियों में दर्द होता है तो पीपल गो टू फिजियोथेरेपिस्ट, वो ठीक है क्या? डेफिनेटली फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मेडिकल साइंस की, और अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट है जिसको अच्छा नॉलेज है, तो बहुत हद तक हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम फिजियोथेरेपी से भी ठीक हो सकते हैं। जैसे मैं अपने जॉइंट रिप्लेसमेंट करता हूँ पेशेंट को, तो उसको ज़रूर से 1 हफ्ता या 10 दिन की फिजियोथेरेपी कराता हूँ, ताकि वो मरीज का जो मोबिलिटी है वो फिर से आ जाए। तो फिजियोथेरेपी पहले बहुत अंडररेटेड ब्रांच हुआ करती थी, लेकिन रियली इट्स वेरी हेल्पफुल ब्रांच, अगर आपका फिजियोथेरेपिस्ट स्किलफुल है, नॉलेजेबल है तो। जी, बिल्कुल। अब हम आपके हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की। जैसे कि डॉक्टर दवे बता रहे थे कि उनके हॉस्पिटल में हर तरह का इलाज होता है। हैदराबाद, नागपुर, मुंबई की तुलना में रायपुर में उन्होंने उसे सेंटर बनाया है। अगर हम श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की बात करें, उसकी क्या खासियत, उसकी क्या यूएसपी? देखिए, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करूँ तो पिछले 20 साल से मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, और शायद मैक्सिमम नंबर मैंने किए। हमारे पास नेविगेशन असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट है, और रोबोटिक भी एसोसिएशन हो रहा है।
हमारे यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं बिसाइड्स मैं बिज़नेस की बात से अलग करूँ तो हम स्माइल ट्रेन में बच्चों को जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट होते हैं, कटे-पटे होंठ और पैलेट जो होते हैं बच्चों के, जी। स्पेशली द ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे कॉमन है ये क्लेफ्ट लिप और पैलेट। तो ऐसे बच्चों की हमारे यहाँ फ्री में इलाज होता है और आने-जाने का खर्चा और उसकी सर्जरी सारा वहन जो होता है एक संस्था द्वारा और हमारे हॉस्पिटल से मिलके किया जाता है। एक और यूनिक चीज़ मैं अपने हॉस्पिटल के बारे में बताना जी। चाहूँगा, वो है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, एचबीओटी, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला ये एचबीओटी थेरेपी हमारे यहाँ है और अभी तक सिंगल है। तो एचबीओटी के फ़ायदे बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे डायबिटिक फुट होते हैं, डायबिटिक अल्सर होते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर होते हैं, वो उसका इलाज उस हाइपरबैरिक चैम्बर होता है जिसमें कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लगभग 7 गुना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑक्सीजन दी जाती है मरीज को। तो जो भी आखिरी वेसल्स होती हैं जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, वो ऑक्सीजन उसके पहुँच जाती है और मरीज के इस प्रकार के जो अल्सर हैं वो ठीक हो जाते हैं। कई ब्रेन इंजरी के पेशेंट होते हैं, सर्जरी हो गई उसके बाद भी पेशेंट रिकवर नहीं हो पाता, तो एचबीओटी से वो ठीक हो जाता है। सडनली कई लोगों को सुनना देना बंद हो जाता है, सेंसरी नैरोल डेफिसिट बोलते हैं। ऐसे मरीज को बहुत-बहुत फ़ायदा हुआ है अच्छा इस डॉक्टर सुशील, एक बतौर ऑर्थोपीडिक स्पेशलिस्ट आपका एक ओपीडी का दिन कैसा बीतता है? कौन सी शिकायतें ज़्यादा आती है? हेक्टिक है? सबसे ज़्यादा शिकायतें? हाँ जी। सबसे ज़्यादा मेरे पास जो पेशेंट आते हैं नी, क्योंकि मैं नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, तो सबसे ज़्यादा हाँ नी जी। पेन के आते हैं और बैक एक, लो बैक एक के पेशेंट सबसे ज़्यादा मेरे ओपीडीज़ में रहते हैं। सबको ट्रीटमेंट मिल जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर थैंक यू। सुशील शर्मा थैंक हमारे यू। साथ बातचीत करने के लिए और विस्तार के इस मंच पर उपस्थित होने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।